अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 16। इस टॉपिक में हमें समझना है दी प्रोसेस टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट्स। तो इस प्रोसेस में हम लोग को ये समझना है कि किसी भी सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये बुक में इस हिसाब से गिवन है कि एक लिविंग सेल के कंपोनेंट्स कैसे डिसोसिएट किए जा सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल के कंपोनेंट्स और सेल के ऑर्गेनेलीज स्टडी नहीं किए, इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे एक होल ब्लड कंपोनेंट्स के हिसाब से। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग एक कंप्लीट ब्लड बैग लें, अभी मैं समझाऊंगा व्हाट्स एन होल ब्लड। एक कंप्लीट ब्लड बैग लें तो उस कंप्लीट ब्लड बैग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है और किस बेस के ऊपर उन कंपोनेंट्स को पार्सनाइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो होल ब्लड में अगर हम लोग होल ब्लड एक्सट्रैक्ट आउट करें तो इसके अंदर जो मिक्स कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, उन मिक्स कंपोनेंट्स के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ब्लड में दो किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। एक होता है इसका सेलुलर कंपोनेंट और दूसरा होता है उसका प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ना, ये एक फ्लूइड कंपोनेंट है। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है अलॉन्ग विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स। मगर ये जो सेलुलर कंपोनेंट है, इस सेलुलर कंपोनेंट में होते हैं आरबीसीज, इस सेलुलर कंपोनेंट में होते हैं डब्ल्यूबीसीज और इस सेलुलर कंपोनेंट के अंदर मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स। ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो जिस वक्त ये प्रोसेस टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट अप्लाई किया गया, जिस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जा सकता है। तो जब ये प्रोसेस टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट डेवलप हुआ और इसको ऐसे ब्लड के ऊपर अप्लाई किया गया, उसका मेन आइडिया या उसका मेन पर्पस ये था कि जैसे कोई एक इमरजेंसी कंडीशन है और इमरजेंसी में किसी को ब्लड रिक्वायर्ड है, तो कंप्लीट ब्लड बैग उस एक इंडिविजुअल को दे दिया जाता था। अब लाइक फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड लॉस हुआ है। एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट है और एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि लुकीमिया का मरीज़ है। तो ये जो दो डिसऑर्डर्स मैंने बाद में बोले, इसका आप लोग को आइडिया नहीं, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। जो थैलेसीमिया का मरीज़ होता है ना, इसमें आरबीसीज़ की डिफिशिएंसी आ जाती है और जो लुकीमिया का मरीज़ होता है इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स की डिफिशिएंसी आ जाती है। यानी एक मैंने मरीज़ ऐसा रखा है जिसको आरबीसी रिक्वायर्ड है, एक मरीज़ ऐसा रखा हुआ है जिसको डब्ल्यूबीसी रिक्वायर्ड है, एक मरीज़ ऐसा रखा हुआ है एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, उसको फ्लूइड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, और एक डेंगू का मरीज़ है जिसे प्लेटलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब लेट्स सपोज ये चारों के चारों मरीज़ आ गए एक ही साथ इमरजेंसी में एंड यू हैव वन सिंगुलर होल ब्लड बैग। अब क्या होगा, अब या तो आप इसको देख के इसकी जान बचा सकते हो, या इसे या इसे या फिर इसे, यानी किसी एक को वो होल ब्लड बैग प्रोवाइड करके उस एक इंडिविजुअल की लाइफ सेव कर सकते हो। अब अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ सेव करते हो तो बाकियों की तो डेथ आकर हो जानी है। आप बचा सकते थे 4 जाने उससे, मगर बचा कितनी पाए? एक। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूँ 4 जाने बचा सकते थे? क्योंकि
जिसको प्लाज्मा रिक्वायर्ड था, अगर आप सिर्फ उसको प्लाज्मा देते, जिसको आरबीसी रिक्वायर्ड था सिर्फ आरबीसी देते, जिसको वाइट ब्लड सेल रिक्वायर्ड था वाइट ब्लड सेल, और जिसको प्लेटलेट रिक्वायर्ड था सिर्फ प्लेटलेट देते, इन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम लोग सेपरेट आउट कर देते तो इसकी भी लाइफ सेफ हो सकती थी और इनकी भी लाइफ सेफ हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास था ही एक बस बैग। जब वो एक ब्लड बैग इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जाता था, सिर्फ उसी की लाइफ सेफ होती थी और बाकी सब इंडिविजुअल्स की डेथ आकर हो जाती थी। तो पॉसिबल था टू सेव 4 लाइफ्स, 4 जानें बचाई जा सकती थी, मगर बचा कितनी पा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एक। तो फिर साइंसदानों ने इस पर गौर व फिक्र किया। उन्होंने ये सोचा हमें कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म क्रिएट करना है, हमें कोई एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ हो पाएँ, कि जब सारे के सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं तो हम लोग इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को यूटिलाइज़ कर पाएँ। उन्होंने तब इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट। इस प्रोसेस में करते क्या हैं कि सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर देते हैं द कंप्लीट सैंपल ऑफ ब्लड, जिसको अभी पार्शनाइज या फिर सेपरेट आउट नहीं किया गया। और ऐसा कर देने के बाद इस सैंपल को प्लेस करते हैं इन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रख दिया जाता है। अब जब इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रखते हैं तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की एक अप्लायंस वर्क करना स्टार्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करती है कि उसके अंदर एक स्पिनिंग एक्शन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर एक स्पिनिंग एक्शन पाया जाता है। जैसे ही आप इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखोगे और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देने के बाद आप इस सैंपल को दोगे एक स्पिनिंग एक्शन, जिस स्पिनिंग एक्शन में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इससे रोटेट करती है, इससे रिवॉल्व करती है। मगर ये जो रिवॉल्विंग आकर हो रही है, ये रिवॉल्विंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पिन जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आकर करवाती है, ये स्पिनिंग एक्शन कभी भी क्लॉकवाइज नहीं होता। देखो क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे रोटेट करेगा, मगर ये रोटेशन यूँ नहीं आनी। ये जो स्पिनिंग एक्शन है, दिस स्पिनिंग एक्शन इज़ डन एंटी क्लॉकवाइज। कुछ एग्जांपल्स प्लेस कर रहा हूँ फ्रॉम द डेली लाइफ, ज़रा सोच के देखना, सबने ये किया होगा। जैसे हम लोग एक ग्लास लें, आप लोग एक ग्लास सोचो, एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाला। सोचोगे नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। एक विजनरी तौर पर अपने माइंड के अंदर इमेज क्रिएट करना। ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, चीनी डाली, स्पून लगाया, घुमाओ। जरा जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे सोचना। ग्लास लिया, शुगर डाली, स्पून लगाया, घुमाओ। आपका हैंड जो रोटेट हुआ होगा ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ होगा। सोच के देखो, जहाँ आपने रोटेशन दी है, इवन मेरे हैंड की भी जो रोटेशन आई है ये क्लॉकवाइज रोटेशन आई है, क्योंकि इस वक्त हमारा एम ये था कि हम इन चीज़ों को मिक्सअप कर दें। जो शुगर हम लोगों ने ऐड अप की थी ना वाटर में, हमारा एम ये था कि शुगर को वाटर के अंदर मिक्सअप करें। बट कभी ऐसा भी हम लोग करते हैं कि वो रोटेशन ऐसे करते हैं, उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाते हैं। जब ऐसे घुमाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा वो चीज़ उस ग्लास में से ऐसे निकल के बाहर आना स्टार्ट होती है। ऐसे उसको रोटेट कर रहे होते हैं, अब वो चीज़ वो ग्लास में से बाहर पॉप अप कर रही होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया वो मिक्स नहीं हो रहा होता, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज पे वो पॉप कर रहा होता है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में फिर हम लोग सेपरेशन की तरफ हो जाते हैं। जो हमारा यहाँ पर एम है, हमारा एम है हम इन तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर दें। ये तमाम तर कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी ब्लड के अंदर मिक्सड हैं। हमने क्या करना है, इन तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है। ये सेपरेट किस बेस के ऊपर होंगे, किस रूल के ऊपर होंगे?
सेपरेशन हमेशा ऐसी होती है दैट द डेंसर पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। जितने भी डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा डाउनवर्ड सेटल होते हैं। मैं भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं विल लेयर अपवर्ड। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक लेयर क्रिएट करेंगे और वो लेयर हमेशा कहाँ बनेगी? वो लेयर हमेशा बनेगी अपवर्ड। जैसे एक ग्लास लिया, जैसे एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हम लोग अब कुछ एलिमेंट्स प्लेस करते हैं। इस बीकर में मुझे प्लेस करना है वाटर, मड, मार्बल। ये 3 चीज़ें मैं प्लेस कर रहा हूँ इस बीकर में। अब इस बीकर में मैंने रखा, इन सारे एलिमेंट्स को रखा, स्टेयर किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया क्योंकि मैं मिक्स करना चाह रहा हूँ। स्टेयर किया, क्लॉकवाइज घुमाया और क्लॉकवाइज घुमा देने के बाद फिर इसको मैंने रख दिया एक टेबल पर अनडिस्टर्ब्ड। एक टेबल के ऊपर रखा और इस टेबल के ऊपर रख कर इसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब ये है ना टेबल शेक कर रहा है, ना टेबल में कोई मूवमेंट आ रही है। बिल्कुल इस ग्लास को अनडिस्टर्ब्ड लीव कर दिया ओवर द टेबल। अब जब इस ग्लास को अनडिस्टर्ब्ड लीव कर दिया ओवर द टेबल तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इस ग्लास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इन तीनों चीज़ों को मैंने स्टेयर करके मिक्स कर दिया हुआ था। अब जब 1 घंटे बाद इसे ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो होगा ये, जिन चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स किया था वो अब मिक्सड अप नहीं रही। आपको सबसे बॉटम पर पड़ा हुआ मिल जाएगा मार्बल। क्या? हालांकि इसको ऑलरेडी आप पहले मिक्स कर चुके थे। इस मार्बल से ऊपर मिलेगी मड की लेयर। क्या? मड पड़ा हुआ मिल जाएगा और सबसे ऊपर पाया जाएगा वाटर। सबसे ऊपर वाटर की लेयर आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? हालांकि प्रीवियसली तो आपने इसको मिक्स कर दिया था। जब प्रीवियसली आपने इसको मिक्स किया था तो ये तीनों की तीनों चीज़ें तो आपस में मिक्सड अप पड़ी थी। अब ये सेपरेट आउट क्यों हो गई? ये क्यों सेपरेट आउट हुई? क्योंकि मार्बल सबसे ज़्यादा डेंसर था, सबसे ज़्यादा इसका वेट था, ये सबसे बॉटम पे सेटल हो गया। मड का वेट मार्बल से थोड़ा कम था, इसने अपनी लेयर इससे ऊपर लगा ली। और सबसे कम वेटेजेस किसके आ रहे थे? वाटर के। तो वाटर ने अपनी लेयर सबसे ऊपर लगा दी। हालांकि प्रीवियसली आप इसको मिक्स कर चुके हो, तो जब प्रीवियसली आपने इसको मिक्स किया था इन्हें मिक्स रहना चाहिए था, मगर ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स थे। तो तीनों एलिमेंट्स ने अपने वेटेजेस के मुताबिक अपने आप को अरेंज कर दिया। ऐसा ही कुछ इन ब्लड कंपोनेंट्स में भी है। ये जो आरबीसी है, आरबीसी की कंटेंट सबसे ज़्यादा होती है ब्लड में। वाइट ब्लड सेल की कंटेंट आरबीसी से कम होती है और प्लेटलेट की कंटेंट सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा आरबीसी है, फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं और फिर प्लेटलेट्स की कंटेंट है। फ्लूइड को मैं इनकी कंटेंट से कंपेयर नहीं कर सकता, ये सॉलिडिफाइड कंपोनेंट्स है, वो लिक्विड कंपोनेंट है। तो अब क्या किया कि इस होल ब्लड को लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख के और इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दिया। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन देने पर, ये बात बड़ी अहम है, सबसे पहले मोटर्स ब्रेक हो जाते हैं। मोटर्स टूटने का मतलब ये है कि वो सेल्स जो कि आपस में जुड़े हुए थे वो सेल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। जिन्होंने आपस में एक दूसरे को कडल किया हुआ था, दे विल गेट सेपरेटेड आउट। तो स्पिनिंग एक्शन देते ही मोटर्स जो हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और मोटर्स ब्रेक हो जाने के बाद ये जितने कंपोनेंट्स हैं ये अपने आप को उस टेस्ट ट्यूब में सेटल करना स्टार्ट करेंगे।
होगा क्या, क्योंकि आरबीसी की कंटेंट सबसे ज़्यादा वेटेजेस डेवलप होंगे इस टेस्ट ट्यूब में, आरबीसी आ जाएगा सबसे बॉटम पर। क्यों? क्योंकि कंटेंट सबसे ज़्यादा है और कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा वेटेजेस भी इसी के बन रहे होंगे। तो ये सबसे बॉटम पे सेटल हो गया, जैसे मार्बल सबसे बॉटम पे सेटल हुआ। आरबीसी से ऊपर जो लेयर लगी हुई होगी, कुछ बच्चे पहचान गए होंगे, वो लेयर वाइट ब्लड सेल की होगी। उसकी वजह सिंपल सी है कि इससे कम कंटेंट इसकी है। तो जो सेकेंड लेयर लगाई है वो लगाई है वाइट ब्लड सेल्स ने। तीसरी लेयर सोचो किसने लगाई है? तीसरी लेयर लगी हुई है प्लेटलेट्स की। थर्ड लेयर जो यहाँ लगेगी वो लगेगी प्लेटलेट्स की, क्योंकि अब इन दोनों से कम तादाद इसकी है। और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? फ्लूइड कंपोनेंट सबसे ऊपर पाया जाएगा, फ्लूइड कंपोनेंट। अब सारे के सारे कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं। ये स्पिनिंग एक्शन काफ़ी हाई स्पीड्स पे दिया जाता है, जिसको अभी जब मैं बुक से रीड करूँगा तो मैं बताऊँगा। अब क्या करता है साइंसदान के, एक प्लकर होता है जो बिल्कुल पेन किस्म का होता है। उस प्लकर को यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं एक कंपोनेंट पे। प्लकर के ऊपर एक बटन सा होता है, तो इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। वहाँ से मेरा हैंड छुपा गया हो इस बात को, ऐसे रखा, ऊपर इसके एक प्लकर होता है। उस प्लकर को यहाँ से पुश करते हैं तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होती है कि पहले कंपोनेंट को जिसके अंदर आपने इसको डिप किया होगा, जैसे फ़िलहाल मैंने प्लाज्मा में डिप किया हुआ है, तो जैसे ही उसके प्लकर को रिलीज़ करूँगा ना, वो यहाँ से पहला जो कॉलम होगा उसको सक्शन कर देता है। जैसे ही पहला कॉलम सक्शन होगा, ये पहला कॉलम सेपरेट आउट हो जाएगा। एक कंपोनेंट सेपरेटेड, थोड़ी डिस्टर्बेंस आई होगी, शायद थोड़ी मिक्सेशन हो चुकी हो, थोड़ा सा स्पिनिंग एक्शन दोबारा दे देंगे। नेक्स्ट प्लकर इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट जो है विच इज़ दी प्लेटलेट्स, इसको सेपरेट कर देंगे। फिर ऐसे ही थर्ड कंपोनेंट को, फोर्थ कंपोनेंट को, थर्ड कंपोनेंट सेपरेट किया, फोर्थ कंपोनेंट सेपरेट किया, तो ये चारों के चारों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। और इन चारों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद अलग अलग इन्हें किसी बैग या किसी कंटेनर के अंदर जमा कर लिया। अब देखो, मेरे प्रीवियस सिनेरियो के मुताबिक मेरे पास एक होल ब्लड बैग था, मगर ये जो 4 इंडिविजुअल्स थे इसमें से एक की लाइफ बच रही थी। अब आसानी क्या होगी? अब जो एक्सीडेंटल वाला केस है ना, उसको सिर्फ फ्लूइड कंपोनेंट दे दो, इसकी लाइफ सेफ हो गई। जो डेंगू वाला केस है उसको सिर्फ प्लेटलेट दे दो, इसकी लाइफ सेफ हो गई। जो ल्यूकीमिया वाला केस है उसको वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड कर दो, इसकी लाइफ सेफ हो गई। थैलेसेमिक केस को आरबीसीज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, इसकी भी लाइफ सेफ हो जाती है। तो जहाँ एक ब्लड बैग से प्रीवियसली एक लाइफ सेव की जा रही थी, वहाँ अब एक ब्लड बैग से 4 लाइफ सेव हो सकती हैं। क्वांटिटी पे भी थोड़ी डिपेंडेंसी होती है, कितना प्लाज्मा आ रहा है, कितना वाइट ब्लड सेल आ रहा है, कितना आरबीसी होता है, अलग बात है, कितना प्लेटलेट। बट एक ब्लड बैग से आप 4 लाइफ सेव कर सकते हैं। एट टाइम्स आप लोगों ने ये स्लोगन देखे होंगे कि जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, वी आर सेविंग 4 लाइफ्स। ये उसका मतलब है, ये स्लोगन का मतलब होता है कि जब आप ब्लड किसी को डोनेट करते हो, आप 4 ज़िंदगियाँ बचाते हो। तो वो 4 ज़िंदगियाँ बचाने का मतलब ये कि इसके ये 4 कंपोनेंट्स जो सेपरेट आउट हो रहे हैं, ये सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूटिलाइज होते हैं, कि हर एक की रिक्वायरमेंट एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। तो इसके पीछे जो मेन आइडिया था, जो मेन पर्पस था, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम लोगों ने किया क्या है, फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का मतलब ये है, आपने इन कंपोनेंट्स को फ्रैक्शन आउट कर दिया है, जिसके लिए आपको एक मशीन रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड दी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो हमारे यहाँ चूँकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इंडिविजुअल्स ने अपना एक जुगाड़ मैनर भी बनाया हुआ है इसके अंदर, जिसमें वो सारे कंपोनेंट्स तो नहीं मगर 2 कंपोनेंट्स हैंग कर देते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या किया, ड्रिप स्टैंड देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने ये होल ब्लड बैग लिया, टेस्ट ट्यूब में नहीं लिया, प्लास्टिक बैग में लिया, ड्रिप स्टैंड पे लगाया, ड्रिप स्टैंड को ऊंचा करके ऐसे हैंग कर दिया। अब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं काफ़ी देर तक वहाँ पर ही। जब उसको अनडिस्टर्ब वहाँ पे काफ़ी देर तक छोड़ते हैं ना, सारे कंपोनेंट्स तो नहीं, ये फ्लूइड का कंपोनेंट
और ये जो सेलुलर कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, और नीचे सारा का सारा सेलुलर कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो वहाँ से फिर 2 लाइफ सेव हो रही हैं। अगर हम लोग इस कंप्लीट प्रोसेस जो हमारे यहाँ भी रन करता है, अगर हम लोग इस कंप्लीट प्रोसेस से रन करें तो वही 4 कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं और इन 4 कंपोनेंट से 4 लाइफ सेव हो सकती हैं। अब ये प्रोसेस मैंने सेल के हिसाब से क्यों नहीं समझाया, स्टार्टिंग में मैंने ब्रीफ किया था कि अभी हम लोगों ने कंपोनेंट सेल के स्टडी किए नहीं है, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे। बुक्स में पेज नंबर 55 पर आ जाओ। पेज नंबर 55 उस पर एक डायग्राम ड्रॉन है, वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा सेल के हिसाब से। देखो सबसे पहला जो डायग्राम गिवन है दैट इज़ एन होमोजेनाइज़र। अब होमोजेनाइज़र एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर कंप्लीट सेलुलर कंपोनेंट सारे के सारे कंपोनेंट्स रख दिए गए। अब उन्होंने उसको 10 मिनट के लिए स्पिन दिया। 10 मिनट बाद उन्होंने न्यूक्लियस सेपरेट आउट कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस एक ही होता है। सबसे पहले इसको सेपरेट आउट कर दिया, फिर देखो को माइटोकॉन्ड्रिया से लाइसोसोम सेपरेट आउट किए। अब ये वजूहत है, मैंने इसके हिसाब से नहीं समझाया था। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ को नहीं मालूम होगा। लाइसोसोम्स का कम कोई आइडिया होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लाइसोसोम्स का नहीं पता होगा। तो खैर ये वाले कंपोनेंट सेपरेट किए। फिर तीसरे पे देखो राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट कर लिए। सारी चीज़ें इसी प्रिंसिपल के थ्रू हो रही हैं। डेंसर पार्टिकल नीचे चला जाता है, जो रेयर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आते हैं, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेपरेट आउट कर लिया। यानी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया गया इस मैनर से। इस मैनर में थोड़ी और अब लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स रीड करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 54 पे फर्स्ट 2 लाइन्स को मार्क कर दो। लिखा हुआ आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमिन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। तो ये प्रिंसिपल है इसका, ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि इसका एक्चुअल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। लिखा हुआ है फॉर सेल फ्रैक्शनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक एंड ओपन लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल इन आइस कोल्ड एनवायरनमेंट। तो पहले इसको फ्रीज कर देते। फ्रीज कर देने के बाद आगे लिख रहे हैं दिस सेल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन एन होमोजेनाइजर और मोटर्स आर ब्रेकिंग। जो मैं यहाँ बता रहा था कि जिन जिन चीज़ों ने आपस में बॉन्ड किया हुआ सारे के सारे मोटर्स को तोड़ना होता है। दी फ्रीड कंटेंट ऑफ द सेल आर सब्जेक्टेड टू स्पिनिंग एक्शन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा, स्पिनिंग एक्शन दिया। याद करो मैंने कैसा बोला था, स्पिनिंग एक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिनिंग एक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लियाई। अब ये वो चीज़ें जिसको मैंने इग्नोर किया, मैंने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने ब्लड सेल्स के हिसाब से समझाया। वो कह रहे हैं एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लियाई सेटल डाउन आर इन सेडिमेंट्स, स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्टिल इन सुपरनेटेंट फॉर्म। सुपरनेटेंट फ्लूइड्स का मतलब होता है स्टिल वो मिक्स्ड हैं, विच कैन बी पोर्ड इन टू फ्रेश ट्यूब एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन एट एन हायर स्पीड। तो कह रहे हैं जो स्मॉलर पार्टिकल्स उनको हायर स्पीड दे दो और जो लार्जर पार्टिकल्स उनको लोअर स्पीड पे सेपरेट कर दो। तो फिलहाल हमें नहीं पता लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स उन्हें क्यों कह रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने टॉपिक को समझा बाय द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है, ये सवाल आता है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हम लोग सेल के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं तक सम अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लास ऑफ है, अल्लाह हाफ़िज़।